नमस्कारम दोस्तों, देश को आजाद हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम अब 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में समूचे देश में मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस देश में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। माइनॉरिटी कौन होगा, किस आधार पर माइनॉरिटी को चुना जाएगा, इसके क्या पैरामीटर होने चाहिए, कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज होनी चाहिए किसी विशेष समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए। दोस्तों, अभी तक ना तो इस देश की सरकारों ने और ना ही न्यायपालिका ने माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन तय की है और संविधान भी इस बात पर मौनी है। दोस्तों, वर्ष था 1992 जब तत्कालीन सरकार नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट लेकर आती है, जिसका सेक्शन 2 क्लॉज सी और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सेक्शन 2 क्लॉज एफ केंद्र सरकार को ऑथराइज करता है माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने तथा नोटिफाई करने के लिए। दोस्तों, देश के अंदर जो माइनॉरिटी डिसाइड की जाती है वो केंद्र स्तर पर होती है, ना कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर। सेंट्रल जो डेमोग्राफी है, नेशनल जो डेमोग्राफी उसके आधार पर होती है, ना कि राज्य की डेमोग्राफी के आधार पर। तो उसी क्रम में केंद्र सरकार 1993 में बिना कोई पैरामीटर तय किए तथा बिना किसी आधार के एक आर्बिट्ररी रूप से देश के 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे देती है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और बुद्ध शामिल थे। तथा दोस्तों, कुछ सालों के बाद 2014 में जैन समाज को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है। दोस्तों, अश्विन उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की, जिसमें वे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के सेक्शन 2F तथा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट के सेक्शन 2C की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इसे निरस्त करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो केवल केंद्र सरकार को एक नेशनल लेवल पर आर्बिट्ररी रूप से बिना कोई आधार तय किए माइनॉरिटी को नोटिफाई करने की अथॉरिटी देते हैं, जो कि एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि देश की जो तथाकथित माइनॉरिटी हैं वे कई राज्यों में मेजोरिटी की संख्या में है। दोस्तों, देश के 8 राज्यों में जो हिंदू समाज है वे बहुत ही अल्प मात्रा में है, जैसे कि लक्षद्वीप, लद्दाख, कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा पंजाब। दोस्तों, इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वे यहाँ पर बहुत ही नगण्य इंफीरियर नंबर्स में हैं। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की नजर में यहाँ हिंदू मेजोरिटी है, जो कि मुस्लिम और ईसाई जो वहाँ की वास्तविक मेजोरिटी है, उन्हें माइनॉरिटी के सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि NCM एक्ट के तहत हिंदुओं को मेजोरिटी माना जाता है नेशनल लेवल पर। जो कि वास्तविक डेमोग्राफी देखी जाए तो हिंदू यहाँ बिल्कुल इंफीरियर नंबर में है और हिंदू समाज यहाँ प्रताड़ित है। वहाँ पर हिंदुओं की रीति रिवाज, उनकी परंपरा की प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही मानवाधिकार है? दोस्तों, अभी तक देश के अंदर ना तो संविधान ने और ना ही किसी कानून ने माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन बनाई है और ना ही कोई आधार बताया है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए किसी भी समाज की, कि उस आधार पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए कि नहीं। आखिर कब तक मुस्लिम? जी हाँ दोस्तों, मैं अल्पसंख्यक नहीं या डायरेक्ट मुस्लिम शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि देश के अंदर माइनॉरिटी का मतलब ही एक विशेष समाज है जो कि मुस्लिम है। क्योंकि अन्य जो वास्तविक माइनॉरिटियां हैं, पारसी की बात करूं मैं, बुद्ध की बात करूं, जैन हो गए, दोस्तों इनके विकास और संरक्षण की ना तो ये बिका हुआ मीडिया और ना ही ये मानवाधिकार के चैंपियन का पट्टा डाले घूम रहे तथा कथित एक्टिविस्ट आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडा को सूट ही नहीं करता। केवल एक मुस्लिम समाज ही है कि जिन्हें माइनॉरिटी में देखा जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या रहती है और आने वाले कुछ ही समय में भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। लेकिन मुस्लिम फिर भी माइनॉरिटी रहेगा, क्योंकि जब तक इस देश में शरिया लागू नहीं हो जाएगा तब तक मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी ही रहेगा। और जब तक ये देश दारुल हरब से दारुल इस्लाम में नहीं बन जाएगा तब तक हम इस विशेष समाज को माइनॉरिटी में ही रखेंगे। ये एक एजेंडा के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत यही कार्य हो रहा है। दोस्तों, जब इस देश में जिस पार्टी को 30% के आसपास जब वोट मिल जाता है तो वो मेजोरिटी की सरकार बना ले जाती है, लेकिन जो 30 से 35% है वो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सरकारी योजनाओं को लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, यदि मैं संविधान की बात करूं तो
केवल आर्टिकल 29 और तथा आर्टिकल 30 में ही माइनॉरिटी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें रिलीजियस तथा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की चर्चा की गई है। मतलब मजहब तथा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई है। क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो एक ने इस्लामिक देश चुना तथा हमने बड़ा दिल दिखाते हुए सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हुए इस देश को पंथ निरपेक्ष चुना, ताकि जो माइनॉरिटी है उन्हें अपनी परंपरा, भाषा, लिपि तथा पूजा पाठ करने में कोई समस्या नहीं आए तथा वे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए आर्टिकल 29 तथा आर्टिकल 30 संविधान में शामिल किए गए, जो कि केवल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करता है, ना कि किसी भी प्रकार का विशेष प्रिविलेज या विशेष अधिकार देने की बात करते हैं। दोस्तों, माइनॉरिटी के नाम पर हम इन्हें विशेष प्रिविलेज और विशेष अधिकार दे रहे हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 के खिलाफ है, उसका वायलेशन माना जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, संविधान का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों ने धर्म के आधार पर कई प्रकार की सुविधाएं अल्पसंख्यक को दी गई हैं, जैसे कि लोन देना, वजीफा देना, स्कॉलरशिप तथा 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जैसे विशेष प्रोग्राम भी इस देश की सरकारों ने माइनॉरिटी के लिए चलाए हैं, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 29 तथा 30 का वायलेशन है। और यदि ये योजनाएं चलाई गई हैं दोस्तों, तो उन्हीं माइनॉरिटी को क्यों दी जा रही हैं? जो हिंदू समाज जिन 8 राज्यों में माइनॉरिटी में, उन्हें इसका फायदा या इनका अधिकार क्यों नहीं है कि इन योजनाओं को लाभ उठा सके? दोस्तों, ये भेदभावपूर्ण निर्णय क्यों लिया जा रहे हैं? मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? ये तो देश की सेकुलर आउटलुक के खिलाफ है। लेकिन फिर भी देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को इतना समय नहीं है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकें, जो एक संविधान से जुड़ा हुआ मामला है तथा हिंदुओं के फंडामेंटल राइट से संबंधित यह मुद्दा है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को इतने महत्व के विषय को सुनने का समय ही नहीं है। बार बार अश्विनी जी की PIL को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, यदि मैं इसकी संवैधानिकता पर प्रकाश डालूं तो एक TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का वर्डिक्ट है। इसमें हाई कोर्ट ने राज्य को ही एक यूनिट माना है माइनॉरिटी को डिसाइड करने के लिए, कि राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है, वो अपनी राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसका निर्णय कर सके, ताकि दोस्तों जिस राज्य में जो वास्तव में माइनॉरिटी है उसे उसका दर्जा मिल सके और उसे भी प्रोटेक्शन का अधिकार मिले, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। लेकिन अभी तक ना तो सरकारें और ना ही माइनॉरिटी कमीशन इस निर्णय को स्वीकार कर पा रहा है। हो सकता है कि उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, उनका एक एजेंडा हो सकता है। आखिरकार ऐसे ही क्या समस्या है कि जो कि इस कम्युनिटी जिस राज्य में अल्प मात्रा में है उससे उसका न्याय मिले, उन्हें माइनॉरिटी का ऑफिशियल स्टेटस मिले, ताकि वे भी अपना कल्चर एवं ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकें और सरकारी योजनाओं को लाभ उठा सकें तथा उनका सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आप किस सेकुलर देश में देखेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन हो, किस सेकुलर देश में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है? अब ये डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों बंद होना चाहिए और हिंदू जहां पर माइनॉरिटी है उसे वहां का माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। दोस्तों, जहां पर हिंदू समाज माइनॉरिटी है, जिन 8 या 9 राज्यों में जहां हिंदू समाज माइनॉरिटी है, उन्हें माइनॉरिटी का एक ऑफिशियल स्टेटस मिलना चाहिए तथा जो भी माइनॉरिटी के संबंधित जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो हिंदू समाज के लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। यदि आप धर्म के आधार पर संविधान का उल्लंघन करते हुए माइनॉरिटी के नाम पर विशेष प्रकार का प्रिविलेज देंगे, तो उन राज्यों में जहां माइनॉरिटी में हिंदू है उन्हें उसका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक इक्वलिटी का सवाल है। ये हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला है। दोस्तों, इस बात पर तर्क दिया जाता है कि यदि माइनॉरिटी को राज्य के आधार पर डिसाइड करेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे कि यदि कोई मध्य प्रदेश का कोई एक मुस्लिम है तो वो राजस्थान में जाएगा तो मुस्लिम नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। यदि मैं रिजर्वेशन की बात करूं, मैं आरक्षण की बात करूं, तो आरक्षण तो राज्य के आधार पर ही दिया जाता है। राज्य की जो डेमोग्राफी, राज्य की जनसंख्या है उसी के आधार पर दिया जाता है। तो फिर ये सवाल क्यों नहीं उठता? तब राजस्थान का जो ओबीसी होता है वो मध्य प्रदेश में भी ओबीसी रहता है क्या? नहीं रहता ना। वो राज्य बदल जाने पर उनकी जो रिजर्वेशन है, उनकी जो जाति जिस कैटेगरी में आती है वो उस कैटेगरी का जरूर नहीं है कि रिजर्वेशन मिले उसे, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि माइनॉरिटी राज्य के आधार पर डिसाइड नहीं हो सकती?
तो दोस्तों मेरा यही आग्रह है कि माइनॉरिटी की एक डेफिनेशन तय होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन होना चाहिए कि किस आधार पर किसको माइनॉरिटी का दर्जा मिले, और माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो राज्य के आधार पर होना चाहिए, ना कि केंद्र के आधार पर। दोस्तों यूएन की भी अपनी एक डेफिनेशन है माइनॉरिटी, जो कि कहती है कि कोई भी समाज या कोई भी कम्युनिटी जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से बहुत ही कमजोर है और तथा वो नंबरों में बहुत ही इंफीरियर है, यहां तक कि नगण्य है, तो ऐसे लोगों को माइनॉरिटी माना जाता है। लेकिन यदि हम इस देश में बात करें तो एक जिस विशेष मजहब की मैं बात कर रहा हूं, क्या वह सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है? क्या उनकी संख्या इंफीरियर है क्या? तो इस बात पर हम कभी चिंता क्यों नहीं करते हैं? यदि हमें संविधान की भावनाओं को परिपूर्ण करना है, संविधान के फोर फादर्स की फिलोसॉफी को यदि हमें मानना है, तो हमें इस निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। TMA 5 जो जजमेंट था उसे हमारी देश की सरकारों को तथा सुप्रीम कोर्ट को भी इस दिशा में देखना चाहिए, और जो माइनॉरिटी है वो राज्य के आधार पर डिसाइड होनी चाहिए और माइनॉरिटी की डेफिनेशन बननी चाहिए।